कंटिन्यू करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अपन ने बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट मासेस की वजह से, मासेस स्ट्रक्चर की वजह से कितना होगा, तो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड डिटरमाइन करना हो तो हम डिफरेंट मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए और उसका फिर वेक्टर सम ले लीजिए। अब आप ये देखिए कि अपने को अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड ऑफ अर्थ एंड इनसाइड ऑफ अर्थ। अब आउटसाइड ऑफ अर्थ ये लिया x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, देयर इज ए पॉइंट, एट दिस पॉइंट we want to determine gravitational field, means force experienced by gravitational force experienced by unit mass। अब ये m मास की अर्थ है, तो केवल स्फीयर के केस में कि दिस होल मास कैन बी assumed to be concentrated at the center, ये किसी और अन्य में नहीं हो सकता। अगर कोई सर्कुलर मास है तो उसको सेंटर पर नहीं मान सकते, ये बात हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दिस होल मास कैन बी assumed to be concentrated at center। तो इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मान हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P Gm/x², यूनिट है न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, यह हो गया Gm/r², where r is the radius of earth। तो ये सरफेस पे आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। अब इस केस में यहां पर जो बाहर लिया था, तो इस केस में x इज मोर देन r और इक्वल टू r, जब तक ये फार्मूला वैलिड है, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक ये फार्मूला वैलिड है, ये इसकी वैलिडिटी है। अब इनसाइड कैलकुलेट करना हो ग्रेविटेशनल फील्ड, x इज लेस देन r और इक्वल टू r दोनों में कवर हो जाता है। तो उस केस में अपन ये पॉइंट P है जो कि सेंटर से x दूरी पर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो सेम है। तो ये कोई पॉइंट P है जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड डिटरमाइन करना है। तो इसमें ये जो x रेडियस का जो मास है, इतनी जो अर्थ है, ये इफेक्टिव होता है और बाहर के मास का इफेक्ट इसमें जीरो आता है। वो जो इधर का मास, एक लाइन खींच देते हैं अपन इसके परपेंडिकुलर, इधर का मास इधर अट्रैक्ट करेगा इस यहाँ पर रखे हुए यूनिट मास को, और ये वाला इधर इसका नेट फोर्स इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा एट P, तो x रेडियस का जो मास है वो इफेक्टिव है। अब वो इफेक्टिव मास को कैसे निकाला जाए, अज्यूमिंग रो कांस्टेंट, रो मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम का मास अपन कांस्टेंट मान करके डिटरमाइन करते हैं। तो अपन मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो। 4/3 पाई r³ इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू रो, डेंसिटी हो गई, ये हो गया m' x रेडियस का स्फीयर मान करके जो मास निकाला जाएगा उसका मास है m', तो वो होगा 4/3 पाई x³ रो। तो m'/m ये आ गया x³/r³। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ये होगा Gm'/x²। अब m' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ है, तो अपन देखते हैं कि ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल रह जाता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रह जाता है। तो m' इज x³/r³ into m, where m is the mass of earth, total mass of earth, m' is the effective mass। तो x³/r³ into m/x², तो ये हो गया Gmx/r³। अब ये जो इक्वेशन वैलिड है फ्रॉम
सेंटर टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो एट सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड का मान होगा 0, क्योंकि x का मान 0 पुट करेंगे तो gm इंटू 0 डिवाइड बाई आर क्यू तो 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ द अर्थ x के डायरेक्टली है, मतलब x के डायरेक्टली होने का मतलब लीनियरली बदल रही है, और लीनियरली बदल रही है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि जिस रेशियो में x बढ़ेगा उसी रेशियो में ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा। x के डबल होने पर डबल हो जाएगा, ट्रिपल होने पर ट्रिपल हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे 0 है तो वो इस तरह से जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जाने के बाद ये फार्मूला वैलिड नहीं है, फिर फार्मूला ये वैलिड है gm/x²। फिर यहाँ के बाद x के बढ़ने से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटेगी, क्योंकि x² नीचे आ रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड एट p क्या होगा, घटेगा। तो x² के इनवर्स लिए तो ऐसा चला जाएगा। अब किसी ने पूछा ये ऐसा ही क्यों जाएगा, आप देख सकते हो खुद ही कि ये x² के इनवर्स लिए तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पर बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इन्फाइनाइट कुछ होता तो है नहीं, इन्फाइनाइट का मतलब जिसका अंत नहीं हो, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो gm अपॉन बहुत बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, ये टेंड्स टू 0 हो जाए तो टेंड्स टू 0 का होगा इन्फाइनाइट पर, तो ये आ गया g वर्सेस x, और ये है यहाँ पर x बराबर r, और ये तो g का मान मैक्सिमम का होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है gravitational potential energy and gravitational potential. Potential energy and gravitational potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली में इसमें यूनिट मास इन्वॉल्व हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना भी मास होगा। अच्छा कर दो। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये और पोटेंशियल एनर्जी है, ये अर्थ है। अब एक रेफरेंस पॉइंट मान रखा है इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, वहां से ही अगर अपन यूनिट मास को लाने में ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है उसका नेगेटिव हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, और हम कोई एम मास लाएं, उसको लाने में जितना ग्रेविटी ने वर्क करा, वर्क डन बाई ग्रेविटी कैलकुलेट करिए, और उसका नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि पहले अपन सिंपल बातें लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वेरिएबल है। जब कोई चीज़ वेरिएबल होती है और कंटिन्यूसली वेरिएबल होती है और कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो हम उसके समेशन के लिए एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, देन उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब सीधा ऐड करना है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना इज इंटीग्रेशन। अगर मैं तो एक बात कहता हूं कि अपन इसको अब बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत दूरी में 10-5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 3 मंजिल, इसमें कोई खास जी के वेरिएशन में फर्क नहीं आता। तो कोई एक ब्लॉक है एम मास का, तो एम इंटू जी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस एम जी फोर्स अपन लगा करके धीरे धीरे उसको 10 मीटर ऊंचाई पे ले गई, तो ग्रेविटी ने जो उस पर वर्क करा वो -mgh करा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ mgh हो गई। वहां पर अपन ने रेफरेंस फ्रेम मान रखा है सरफेस ऑफ अर्थ, और अपन ले गए 10 मीटर ऊंचाई पे, या ग्राउंड फ्लोर को मान रखा है रेफरेंस फ्रेम, और 10 मीटर ऊंचाई पे किसी एक पत्थर को ले गए, तो उस पत्थर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुई? पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, क्योंकि उस पत्थर को फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से 10 मीटर हाइट तक पहुंचाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट
एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आईएएस बन गए, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने भी मन रूपी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करा था। जब और लोग सो रहे थे वो स्टडी कर रहे थे। नेता लोग जो, जब और लोग सो रहे थे तो वो अपना वो तैयारी कर रहे थे कि कल क्या बोलना है पब्लिक में, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो उनमें एक, तो बाई डूइंग वर्क अगेंस्ट मन रूपी फोर्स, तो वो वर्क करते रहे तो उनमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। बाई डूइंग वर्क अगेंस्ट मन रूपी फोर्स है वहां पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप ऐसे समझिए, तो उनमें भी एक एनर्जी आ गई, उनको एक पोस्ट मिल गई। बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट, बाई वर्च्यू ऑफ कुर्सी, बाई वर्च्यू ऑफ पोजीशन, दैट फेलो हैज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ऐसे यहाँ पर जो पत्थर आप जो एक ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करके जो छत पर रखे आए, तो उस पत्थर में एक एनर्जी आ गई, बाई वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। तो आप कहोगे कैसे पता लगे कि एनर्जी आ गई? अगर उस पत्थर को ऊपर से छोड़ दो और नीचे कोई जा रहा हो और उसको सिर पर गिर जाता है, तो दैट पत्थर हैज द कैपेसिटी ऑफ तोड़िंग द सिर बाई वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पत्थर। तो आपको एनर्जी को ऐसे ही समझना पड़ेगा। यदि कोई स्प्रिंग को मैंने उसको खींच दिया x, एक पॉइंट को फिक्स करके x खींच दिया, तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दैट एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। तो जो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसी तरह से आप आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो जब पहले पोटेंशियल का ज्ञान हुआ, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज्ञान हुआ, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट फ्लो हो रहे हैं। उन करंट की वजह से जो जैसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो अपना वर्क कर रही हैं। कोई बल्ब है तो लाइट एनर्जी दे रहा है, तो कोई हीटर है तो हीट एनर्जी दे रहा है, तो कोई पंखा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक सिस्टम है पूरी फिजिक्स का। तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अब हम इस पर आ जाते हैं कि ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि mg जो कांस्टेंट फोर्स है, उसके अगेंस्ट में यदि वर्क करना है तो बड़ा सीधा सा है। क्या है, क्या सीधा सा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मैं सब्जी खरीदने गया 20 रुपीज पर केजी पोटैटो है कि भाई 3 केजी खरीदना है, 20 into 3। तो ये इतना सिंपल है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट हो, अगर वही चीज वेरिएबल हो तो फिर जोर आता है, स्टूडेंट्स को जोर आता है, क्योंकि उनके समेशन इंटीग्रेशन से होते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर x दूरी पर जो फोर्स लग रहा है यूनिट मास पर, वो फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स लग रहा है gm/x²। और हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस फ्रेम मान रखा है। मैं कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा आपको कि कोई चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। पोटेंशियल एनर्जी भी एब्सोल्यूट नहीं है। अब ग्राउंड फ्लोर को रेफरेंस माना तो 10 मीटर हाइट पर पॉजिटिव है, और अगर 5वीं मंजिल को रेफरेंस माना तो ग्राउंड फ्लोर पे उस पत्थर को रख देने पर उसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन ने एक रेफरेंस फ्रेम मान रखा है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो मान रखा है तो वहां पर रेफरेंस फ्रेम पर जो पोटेंशियल है वो 0 मान रखा है। तो कहीं तो 0 मानते तो उसको मान लिया। अब वहां से लेकर के r दूरी तक उस पार्टिकल को लाए हैं, लाते वो पार्टिकल x डिस्टेंस पे जब चल रहा है और फिर फर्दर dx शिफ्ट हुआ, तो उस ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन उसमें होगा वो gm/x²। क्योंकि x अपन उल्टा नाप रहे हैं, क्योंकि आ उधर से रहा है, नाप इधर से आना है, तो dx जो है नेगेटिव होगा, तो ये -dx हो जाएगा। तो ये अब -dx पॉजिटिव है, तो gm/x² -dx। इट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी by displacing the particle of unit mass by a distance डेल्टा x। जब डेल्टा x को कहते हैं ये टेंड्स टू 0 है, तो उसी चीज को अपन dx लिख देते हैं। मोटे रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अब ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर नाउ इंटीग्रेटेड। क्योंकि अब ये सिंपल तरीके से मैं ये भी बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे पिक्चर में आएगा, तो ये आगे की बात है। तो ये जो है -gm dx/x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो -gm, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x, तो ये आ गया -gm फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो ये हो गया -1/r + 1/∞, तो ये हो गया +gm/r। तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी in shifting
the unit mass from infinity to a distance r from the center of earth. So this is the work done by gravity. And what is the gravitational potential? Gravitational potential is nothing but the negative of the work done by the gravity on unit mass. Therefore gravitational potential is minus gm by r. अब किसी ने कहा कि भाई अपने को तो ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इट इज नथिंग बट द वर्क डन, तो इसका अपन करेंगे क्या? तो वो करेंगे क्या, ये बात को अपन बाद में बताएंगे कि क्या करेंगे। एक्चुअल में अपन यूनिट मास का ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम किसी भी दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी भी दुकान पे अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो वो जो है रेट बताता है किसी चीज की, रेट का मतलब यूनिट की बात। अब हमको जितनी चीज खरीदनी होती है उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अपन ने यूनिट मास की जो ग्रेविटेशनल यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ा ग्रेविटी के द्वारा, उसका नेगेटिव ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। अगर हम m मास को लाए होते तो वो हो जाता यहाँ स्मॉल m का और मल्टीप्लाई हो जाता माइनस, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है अब इसका अप्लाई अपन कैसे करेंगे तो वो आपको बताएं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब इसी को अपन क्या करें कि ये अर्थ है, अब ये फार्मूला वैलिड हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके यहां तक। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला वैलिड है, मतलब कहां से कहां तक एप्लीकेबल है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब किसी ने कहा हमसे कि हमें तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यहां से x दूरी एंड दिस p पॉइंट और स्मॉल m मास को हम इन्फिनिटी से लेके सरफेस ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ से यहां तक लाएं। तो अब अपन क्या काम करेंगे? तो आप अगर आप ये सोचो कि इससे लेके यहां तक इकट्ठा कैलकुलेट कर लेते, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर दोनों का जो सिस्टम है जो ग्रेविटी का, यहां पर फार्मूला अलग है, यहां पर फार्मूला अलग है। अगर हमने किसी दुकान से 4 आइटम खरीदे, सबकी रेट अलग अलग है, तो एक ही रेट का गुणा थोड़ी हो जाएगा। जो आइटम खरीदा उसकी रेट का, दूसरा खरीदा दूसरी रेट का, और सबको फिर ऐड कर लेंगे। तो अब यहां से यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहां तक के ग्रेविटी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहां से फिर यहां पर ग्रेविटी का क्या फार्मूला है? वो अभी अपन ने बताया था, वो gmx अपॉन r क्यूब है। gmx ऑन यूनिट मास। अगर स्मॉल m मास को ला रहे हैं तो उस पर फोर्स होगा gmmx अपॉन r क्यूब। तो चलो अपन तो स्मॉल m मास को लाते हैं और यहां से यहां तक लाते हैं, तो यहां पर जो वर्क डन जो होगा एडिशनल वर्क डन है उसको अपन और कैलकुलेट करेंगे और उसका नेगेटिव करेंगे और उसको इसमें जोड़ देंगे। तो वो फिर यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक जो खून पसीने बहाए थे, हमने नहीं, ग्रेविटी ने जो वर्क करा था, इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक जो वर्क करा था, दैट वर्क उसका नेगेटिव इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी व्हिच इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट मास, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन जितने भी जो भी IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्या काम कर रहे हैं? वो भी वर्क डन कर रहे हैं। वहां पर वर्क डन किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? दुनिया सो रही है, वो पढ़ रहे हैं, तो वो मनरूपी फोर्स का अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो उनमें कैपेसिटी ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम आ जाएगी और IIT JEE और नीट में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर का ही तो काम कर रहे हैं कि हमें पद मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, IIT जाए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। तो यहाँ पर भी इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जो ये वर्क डन होगा फ्रॉम दिस सरफेस, इस सरफेस का नाम S रख ले, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम S टू P कैलकुलेट करेंगे अपन gmmx अपॉन r क्यूब, दिस इज द फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय माइनस dx इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू कहां लाके छोड़ा? x डिस्टेंस पर चलो ये x वेरिएबल है तो हम अब इस x को स्मॉल r मान लेते हैं, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये भी x है ये भी x है। इसका वैसे कोई दिक्कत भी कुछ नहीं थी, हम वेरिएबल को भी एक तो वेरिएबल और ये रहता कि हमने x पे लाके छोड़ दिया, ये x एक वैल्यू हो जाती और वो x एक वेरिएबल है इसमें। तो ये r2 स्मॉल r, तो ये वर्क डन जो होगा वो होगा gmm, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, इतना तो मान के चल रहा हूँ, इतना तो आपको आता ही होगा। तो
और ये छोटे छोटे फार्मूला इंटीग्रेशन के, ये x पे n dx का फार्मूला, x पे n+1 अपॉन n+1 होता है, तो यहाँ पर x की 1 पावर है, तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, x स्क्वायर बाई 2, और ये फ्रॉम r टू r, तो ये हो गया -gmn अपॉन r³ 2r³ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं gmn अपॉन 2r³ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसका जो नेगेटिव है वही होती है पोटेंशियल। और सीधा कुछ भी समझ में नहीं आवे तो सीधा लो आप एक ग्राउंड फ्लोर से छत पर जाइए, फिर सोचिए कि उस आइटम को छत पर पहुंचाने में ग्रेविटी ने कैसा वर्क कराया, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपको लगे ग्रेविटी नेगेटिव कराए तो आप कह दीजिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्लोर, और अगर आपको लगे पॉजिटिव है तो उसका उल्टा बोल दीजिए। तो हमेशा ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो अमाउंट ऑफ द वर्क डन होते हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज उसके नेगेटिव होते हैं, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क करते हैं। अब आप पूछोगे व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो भी आपको बताएंगे। जिनके द्वारा या जिनके अगेंस्ट में किए गए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, तो आगे बात करेंगे। अब ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट P हो जाएगी -gmn/r, और इसका नेगेटिव और -gmn/2r³ और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए तो और ये इतना हो गया। तो ये जो है -gmn/r, अब ये r जो है ये सरफेस ऑफ द अर्थ तक का वर्क डन है, तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह होगा कैपिटल R, -gmn अपॉन 2r³ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और अब आप इसको माइनस कॉमन ले लो, gmn कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2r स्क्वायर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r³, तो ये हो जाएगा -gmn अपॉन 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r³। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट P, एंड दिस P पॉइंट इज इनसाइड द अर्थ। तो इस फार्मूले की थोड़ी सी अपन ना एनालिसिस करेंगे कि इन्फिनिटी से लेके यहां तक का वर्क जो था वो -gmn/r था, तो -gmn/r को इतनी क्वांटिटी को k मान लेते हैं, तो -k। अब सेंटर पे कितनी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये फार्मूला अंदर का है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना चाहूं, अगर मैं सेंटर पर डिटरमाइन करना चाहूं तो स्मॉल r की जगह 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट करने पर ये -gmn अपॉन r इंटू 3/2, तो ये आ जाता है -3/2 k। कहां पर? सेंटर पर। k मान रखा है मैंने इसको, किसको मान रखा है अपन? gmn अपॉन r। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो यदि -k है, तो यहां पर -3/2 k, 3/2 का मतलब 1.5 है। तो अब इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी कि अगर माइनस में हटा दूं और केवल ग्रेविटी का वर्क डन लूं, तो इन्फिनिटी से लेके इस सरफेस तक अगर ग्रेविटी ने के वर्क करा है, तो उसी अर्थ ग्रेविटी ने सरफेस से लेके सेंटर तक आधा के करा। तो फिर कोई बंदा कहेगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में के और केवल रेडियस ऑफ अर्थ में आधा के, तो ये तो काफी, तो इसमें कोई ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है। अब कोई यूं के भाई 1 kg आलू 25 के आता,
और 1 kg सोना जो 45 लाख का था, तो रेट अलग अलग है ना, तो उसमें ताज्जुब की तो कोई बात ही नहीं है। तो रेट अलग थी। हाँ, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स स्क्वायर के इनवर्सली था, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स के डायरेक्टली था, क्योंकि यहाँ पर GMX अपॉन RQ था और स्मॉल m का गुणा कर दिया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स GMMX अपॉन RQ हो जाएगा। तो नेचर अलग है ना, तो नेचर अलग है, फिर उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई और स्मॉल का ही करेंगे। तो फिर आप पूछोगे स्मॉल का क्यों करेंगे? अरे बड़ी सीधी सी बात है ना कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि अगर सब्जी का रेट या कोई भी चीज का रेट अगर उस मास का फंक्शन हो तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अगर रेट कांस्टेंट है तो सभी निकाल ही लेते हैं, रेट इनटू मास करा, अमाउंट पेमेंट कर दिया। अगर कोई दूसरी सब्जी खरीदी तो उसका रेट अलग है तो फिर उसमें अलग रेट का गुणा करते हैं। तो उन बातों को तो सभी कर ही लेते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? बात तो तब है जबकि ये वेरिएबल हो, फिर कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, तो ये इसको मैं आगे के टर्न पर बताऊंगा। तो आज अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, हाँ, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल for more videos. for more videos.